अगला प्रश्न जो 2 नंबर में पूछा गया है वो पूछा गया है कि अनुसूचित जाति का संवैधानिक अभिप्राय क्या है। ठीक है, पहले तो प्रश्नों को आप समझेंगे। कुछ लोगों ने हड़बड़ी में प्रश्नों को पढ़ा है और अनुसूचित जनजाति को आप लिख कर आ गए हो, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने प्रश्न को समझा है उन्होंने अनुच्छेदों को गलत लिखा हुआ है, आधार को गलत लिखा हुआ है, इसलिए उनको नंबर नहीं मिले हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको 1.5 या 2 मार्क्स इसमें मिले होंगे जिन्होंने पूरा सही लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रश्नों को आप समझेंगे। आपको शेड्यूल्ड कास्ट पूछा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं पूछा गया है, पहले तो आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है, अब आपको संवैधानिक अभिप्राय पूछा गया है। संवैधानिक अभिप्राय पूछा गया है कि भाई संविधान के अनुसार आप अनुसूचित जाति किसको कहोगे। ठीक, तो यहां पे 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको मेंशन करने थे, जिसमें से एक है 366-24 और जो दूसरा है वो क्या है 341। ठीक है, उसके बाद में किनको अनुसूचित जाति बनाया गया है या कहा जा सकता है, यह आधार आपको वहां पे लिखना था। तो लिखेंगे कुछ जातियां, नस्ल या कुछ जनजातियों के समूह। ठीक है, आधार क्या क्या होते हैं, ऐसी जातियां, नस्ल, जनजातियों के समूह या उनके कुछ ऐसे हिस्से जिनको संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ये लाइन जो है बहुत लोगों के आंसर में मिसिंग है। क्यों दिया जा रहा है ये दर्जा, संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ये चीज, ये लाइन आपके आंसर में हमेशा मेंशन होना चाहिए। और ये 2 सही अनुच्छेद हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट को परिभाषित कर सकते हैं संविधान के अनुसार। कौन कौन सा, 366-24 और 341 कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है ऐसा लिखा हुआ है, 366-25 लिख दिया है, उन्होंने 342 लिख दिया है। तो ध्यान रखेंगे ये किसका होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का होता है। प्रश्न में आपको क्या पूछा गया था, शेड्यूल्ड कास्ट पूछा गया था। ठीक है, तो ये 2 अनुच्छेद, आधार और एक जो मैंने आपको बोला क्या कि संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सब बनाया गया है। ठीक है, चलिए मॉडल आंसर देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है उसमें। यहां पे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366-24 के अनुसार अनुसूचित जाति का संवैधानिक अभिप्राय ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों के समूह या उनके कुछ हिस्सों से हैं जिन्हें संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध किया गया है। ये आपको लिखना था। अगर आपके पास थोड़ा बहुत स्पेस बच जाता है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि एक आध आप उदाहरण लिख दे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देवार, सतनामी आदि लिख के। इतना लिखने पे आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो अप्रोच सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपको जो पूछा गया है, बस्तर अंचल की जनजातियों में भंगाराम देवी की महत्व की चर्चा कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। भंगाराम देवी, जब भी भंगाराम देवी का नाम आप सुनते हैं जनजातियों के जीवन में न्याय का भाव आपको आना चाहिए। ठीक है, न्याय का भाव, इसमें एक ही कीवर्ड था, क्या, न्याय। ठीक है, आप सबको पता होगा कि केशकाल के क्षेत्र में भंगाराम देवी का क्या है, मंदिर है और प्रतिवर्ष वहां पे जो है जनजाति देवी देवताओं की अदालत लगाई जाती है। ठीक है, तो एक किताब में बहुत ही सुंदर शब्द इसके लिए लिखा हुआ है कि भंगाराम देवी को जनजातियों के जीवन में न्यायपालिका की देवी कहा जा सकता है। यह महत्व रखता है, न्याय का महत्व रखता है। ठीक है, न्यायपालिका की देवी। ठीक है, या आप लिख सकते थे इसको न्याय की देवी लिख सकते थे। जिन्होंने जनजाति देवी देवताओं की अदालत को मेंशन किया हुआ है उनको भी अच्छे मार्क्स दिए गए हैं प्रश्न में। ठीक है, और ये लिखने के बाद आप इसमें समझा सकते थे कि भाई किस प्रकार से महत्व रखता है। तो आसपास के परगने के जितने भी देवी देवता रहते हैं, ठीक है, उनको इनके मंदिर में लाया जाता है। ठीक है, जो भक्त होते हैं उनके द्वारा अपने देवी देवताओं पर आरोप लगाए जाते हैं और ऐसे देवी देवता जो अपने भक्तों का कार्य नहीं करते हैं, ऐसे देवी देवताओं को भंगाराम देवी के द्वारा क्या सुनाई जाती है, सजा सुनाई जाती है। ठीक है, और भक्तों के साथ में क्या किया जाता है, न्याय किया जाता है। ये चीज आपको लिखना था अपने आंसर में। ठीक है, 2 मार्क्स में इससे ज्यादा आप लिख नहीं सकते थे। ठीक, एक बार देख लेते हैं मॉडल आंसर में लिखा क्या हुआ है। तो यहां पे देखेंगे, बस्तर अंचल की जनजातियों में भंगाराम देवी को न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इनका मंदिर केशकाल के क्षेत्र में है जहां पे प्रतिवर्ष जनजाति देवी देवताओं की अदालत लगाई जाती है। ये चीज आपके आंसर में होना था। ठीक है, और जहां पर भक्तों के काम न करने वाली देवी देवताओं को क्या सुनाई जाती है, सजा सुनाई जाती है। ऐसे शब्द आपके आंसर में होने चाहिए थे, तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिले होते इसमें। ठीक है, तो 2 नंबर में ये 3 आसान सवाल आपको पूछे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो 4 मार्क्स में 4 नंबर में आपको ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था ये। ठीक है, लेकिन इसको भी कम लोग ही बहुत अच्छे तरीके से लिख पाए हैं। ठीक, 4 नंबर में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, पत्नी भगिनी विवाह और भातृ बहुपति विवाह को संक्षिप्त में आप समझाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की। कुछ लोगों ने लगातार थ्योरेटिकल फॉर्मेट में इसको लिखना शुरू किया है, यहाँ पे शुरू किया, वहाँ पे आपका खत्म हुआ। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे प्रश्न में 2 चीजें के बारे में आपको पूछा गया है। एक है
पत्नी भगिनी विवाह और भातृपति विवाह। ठीक है, तो आप यहां पे कोशिश करते कि भाई एक फॉर्मेट हो सकता था, पहले यहां पे आप एक विवाह को समझा देते, फिर उसके बाद में यहां पे आप एक विवाह को समझा देते, और उसके बाद दोनों के बारे में जो कॉमन फैक्ट है उसको विशेष करके आप लिख लेते या अन्य तथ्य करके आप लिख लेते, तो भी एक अच्छा फॉर्मेट होता। ठीक है, एक फॉर्मेट आपको मॉडल आंसर में दिया गया है जो कि इस प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से ज्यादा उपयुक्त है कि आप जो है यहां पे एक वर्टिकल लाइन से एक स्पेस को ऐसे बांट दीजिए। ठीक है, यहां पे आप लिखिए, हेडिंग दीजिए भाई पत्नी भगिनी विवाह, पत्नी भगिनी विवाह, ये लीजिए यहां पे हेडिंग दे दिए आप। यहां पे आप लिख लीजिए पति भातृ विवाह, पति भातृ विवाह। ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत गलत आंसर लिखा है इसमें। क्या लिखा हुआ है मैं सुनाता हूं आपको। उन्होंने लिखा है कि एक पुरुष की पत्नी जब किसी और से शादी करने के लिए भाग जाती है तो वह जो पुरुष है अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक नई शादी करता है, उसको पत्नी भगिनी विवाह कहते हैं। ऐसे आंसर लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप ऐसा आंसर नहीं लिखेंगे। पत्नी भगिनी, भगिनी का मतलब क्या होता है? बहन। तो पत्नी भगिनी विवाह जो है ओवरऑल क्या है? साली विवाह है, जिसमें एक जो व्यक्ति है अपनी पत्नी के मृत्यु के पश्चात अपनी पत्नी की बहन से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, शब्दों से ही आप इसको याद कर सकते हैं, अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा यहां पे देखिए क्या है? पति भातृ, भातृ मतलब क्या होता है? भाई। तो पति के भाई से विवाह मतलब एक स्त्री के रेस्पेक्ट में देवर विवाह हुआ और एक देवर के रेस्पेक्ट में क्या हुआ? इसी को भाभी विवाह कहा जाता है। ओवरऑल इसमें होता क्या है कि कोई एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उसके पति का अगर कोई छोटा भाई है तो उससे शादी करके जीवन को आगे बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? पति भातृ विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको इसको समझाना था कि ये होता क्या है, क्या इसका प्रोसीजर है। अन्य तथ्य इसमें और क्या लिख सकते थे वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको जनजातियों में एकल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। किसमें रखा गया है? एकल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, पति भातृ विवाह को भी और पत्नी भगिनी विवाह को भी। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको आपके आंसर में अनिवार्य रूप से होना चाहिए था वो ये है कि ये जनजातियों का अधिमान्य विवाह है। क्या है ये? जनजातियों का अधिमान्य विवाह है। अधिमान्य विवाह कहने का मतलब होता है प्रेफरेंशियल मैरिज, कि आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हो। ठीक है, यहां पे भी आप लिख सकते थे भाई कि ये अधिमान्य विवाह है। अगर आपको लग रहा है कि दोनों साइड में मेरे को अलग अलग नहीं लिखना है तो यहां तक आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो वर्टिकल लाइन से। यहां पे अन्य तथ्य लिखना, अन्य तथ्य हेडिंग देके आप लिखना शुरू कर दो कि उपरोक्त दोनों विवाह जो है जनजातियों में एकल विवाह के अंतर्गत रखे जाते हैं। उपरोक्त जो दोनों विवाह जनजातियों में अधिमान्य विवाह की श्रेणी में आते हैं। और एक बहुत जबरदस्त फैक्ट, आप जब भी किताब पढ़ते होगे, रेफरेंस किताब पढ़ते होगे, खासतौर पर टीके वैष्णव सर की किताब अगर आप पढ़ते होगे, उसमें किसी भी जनजाति के बारे में अगर आप देखोगे तो वहां पे एक वधु मूल्य नामक शब्द आता है। कौन सा? वधु मूल्य, ब्राइड प्राइस जिसको कहा जाता है। तो वधु मूल्य के भी कॉन्सेप्ट है इस विवाह के। पूछे में क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, वधु मूल्य का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है वो मैं भी आपको बता रहा हूं। जनजातियों में जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष को, या यूं कहें कि लड़की के पिता को क्या चुकाता है? वधु मूल्य चुकाता है या वधु धन देता है। ठीक है, तो पत्नी भगिनी विवाह मतलब कि पत्नी की बहन से शादी कर रहा है। तो कोई अगर एक पुरुष है, उसके पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उसकी पत्नी के जो पिता है मतलब कि पुरुष का जो ससुर है वो सोचता है कि यार इस परिवार से मैंने क्या लिया हुआ है? वधु मूल्य लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? वधु मूल्य लिया हुआ है। तो अगर मेरी एक बेटी की अगर मृत्यु हो गई है तो ये मेरा दायित्व है कि उनके वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी उस पुरुष से करा दूं। ठीक, तो ये चीज आप समझना कि वधु मूल्य का कॉन्सेप्ट आया कैसे यहाँ पे, क्योंकि जो महिला है उसके पिता ने वधु मूल्य लिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? पति भातृ विवाह मतलब कि अपने पति के भाई देवर से विवाह हो रहा है। अब यहाँ पे जो पुरुष पक्ष वाले हैं, वर पक्ष वाले हैं, उन्होंने वधु मूल्य चुकाया है उस महिला के लिए। क्या किया उन्होंने? वधु मूल्य चुकाया है उस महिला के लिए। तो वे सोचते हैं कि अगर हमारे बेटी की मृत्यु हो गई है और इसके लिए अगर हमने वधु मूल्य चुकाया है तो इसको परिवार से बाहर भेजना उचित नहीं रहेगा। ठीक है ना, हमारे लिए उचित रहेगा क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा है, और ना ही इस महिला के लिए जो उस घर की बहू है उसके लिए उचित रहेगा। तो वो क्या करते हैं, उनके परिवार में अगर उनके बेटे हैं, ठीक है, तो उस महिला की जो शादी है अपने दूसरे बेटे से करा देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पति भातृ विवाह बोला जाता है। तो अगर आपके पास में स्पेस बचेगा और बड़े मार्क्स में इस प्रश्न को अगर पूछा जाएगा तो आप जरूर इसको लिख सकते हो। ठीक है, वधु मूल्य का कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, ये सब आपके आंसर में होना चाहिए, तो आपको भी 4 में से 3 साढ़े 3 मार्क्स मिले होते। ठीक है, चलिए मॉडल आंसर में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहां पे देखिए पत्नी भगिनी विवाह, साली विवाह। ठीक है, और हेडिंग बनाना है तो अन्य नाम करके आप हेडिंग बना सकते थे कि और किस किस नाम से इसको जाना जाता है।
ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पत्नी भगिनी विवाह होता है उसी को साली विवाह कहा जाता है, पति भातृ विवाह को देवर विवाह, या एक स्त्री पुरुष के रेस्पेक्ट में इसको भाभी विवाह भी कहा जाता है, सब अधिमान्य विवाह है। वही चीज़ यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, और जो कीवर्ड्स होते हैं उसको आप बराबर अंडरलाइन किया कीजिए, ठीक है, तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ठीक है, वो है अबुझमाड़िया जनजाति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, विवरण देने अगर आपको बोला गया है तो आप फ्री हैं, जो भी आपको आता है उसको आप लिखें, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा उस चीज़ पे आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने उत्तर में शुरुआत किया है कि अबुझमाड़िया छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति, पहले ही लाइन में लिख दिए हो आप। ठीक है, उतना पिछड़ापन अपने आंसर में नहीं लाना है आपको। जब भी किसी भी जनजाति के बारे में आप लिखना शुरू करते हैं, आप जो एक राइटर होता है उसके मेथड को आप फॉलो कीजिए। आप लोग टीके वैष्णव सर की किताब पढ़िए। जब भी जनजातियों के बारे में लिखना वो शुरू करते हैं तो उनका भौगोलिक वितरण पहले बताया जाता है। ठीक है, आपको उस जगह पे ले जाया जाता है, आपके दिमाग को उस जगह पे ले जाया जाता है, फिर उनके उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है, धीरे धीरे स्टोरी को बिल्डअप किया जाता है, वैसे आपको बताना है इसमें। ठीक है, एक अच्छा चीज कुछ लोगों ने जो किया है वो ये है कि यहाँ पे 4 से 5 लाइन को यूटिलाइज करके छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप बनाए हुए हैं। ठीक है, और नारायणपुर जिला जो है, जो कॉन्सेंट्रेशन एरिया माना जाता है अबुझमाड़िया जनजाति का, उसको जो है उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, तो एक बहुत अच्छा प्रयास था, उसमें उनको एडिशनल मार्क्स आधे नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, अब जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई कि जो अबुझमाड़िया जनजाति है, ठीक है, उसमें आप बताओ कि यह जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजाति है, और इनका जो संकेंद्रण है वो नारायणपुर जिले में सर्वाधिक है, अबुझमाड़ के क्षेत्र में सर्वाधिक है। ये आप लिख के शुरू कर सकते थे। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना होगा भौगोलिक वितरण, वो जो मैंने आपको बोला। ठीक है, भौगोलिक वितरण आपको बताना है। तो जिला तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे, जब आप पढ़ते होंगे कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों का भौगोलिक वितरण कैसे किया गया है, तो 3 भौगोलिक क्षेत्र बताए गए हैं, उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र। तो आप लिखते हैं इसमें कि अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजाति है, जिनका जो संकेंद्रण है वो अबुझमाड़ जिले में ज़्यादा है, ऐसा आप लिख सकते थे। उसके बाद में आप बताओ भाई कि उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो आप लिख सकते थे भाई कि तुम्बा से मानते हैं। पूरा स्टोरी नहीं बताना है आपको, क्योंकि जगह नहीं है आपके पास में, उस सिर्फ आपको कीवर्ड लिखना है। एक तुम्बा से उत्पत्ति मानते हैं, एक माड़िया प्रेमी युगल से मानते हैं। ठीक है, स्टोरी आप जरूर पढ़े होंगे, टीके वैष्णव सर की किताब में दिया हुआ, यहाँ से वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हर एक चीज़ को आप टॉपिक वाइज बताना शुरू करें। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिखे हैं, तो आपके उत्तर में कीवर्ड्स को खोजना पड़ रहा था, तो थोड़ी देर में आंसर पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, वो चीज़ें रहती है। आप हेडिंग बनाओ यहाँ पे कि इनका जो है सामाजिक जीवन कैसा होता है, आप हेडिंग बनाओ यहाँ पे। ठीक है, आप सांस्कृतिक जीवन को बताओ इनका कि कैसा होता है। ठीक है, कौन सा नृत्य करते हैं, कैसा विवाह पद्धति पाया जाता है, कौन से देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं। धार्मिक जीवन का आप हेडिंग बनाइए यहाँ पे, आर्थिक जीवन का हेडिंग बनाइए, और उसमें लिखिए कि इनका जो आर्थिक जीवन है ये एक आदिम कृषि पद्धति जिसको पेद्दा कहा जाता है उस पर निर्भर है, और उसके साथ साथ क्योंकि ये प्रकृति के बीच में रहते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में शिकार और जंगल से वनोपज संग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसा आप उसमें लिख सकते थे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या बनाना है, यहाँ पे अलग अलग हेडिंग बनाना है। यहाँ पे आप उसको लिख सकते थे भाई इनका राजनीतिक संगठन कैसा होता है, किस प्रकार की पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, आप नाम लिख देते हैं यहाँ पे। आप धार्मिक जीवन का आधार बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, धार्मिक जीवन का आधार बना देते हैं यहाँ पे, ये लीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल पॉइंट्स बहुत सारे हैं लिखने के लिए आपके पास में। ठीक है, लेकिन लास्ट का 2 से 3 लाइन आपको जरूर छोड़ना है, और उसमें विशेष करके आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, विशेष या वर्तमान स्थिति। ठीक है, विशेष या आपको यहाँ पे लिखना है क्या, वर्तमान स्थिति, और उसमें आपको मेंशन करना है कि अबुझमाड़िया जनजाति को उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण में केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजातियां PVTG के अंतर्गत रखा गया है, और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए नारायणपुर में अबुझमाड़िया जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। ये चीज़ आपको जरूर मेंशन करना था। PVTG हो गया, उनके विकास अभिकरण हो गए, वो सारे जो कीवर्ड्स थे वो आपके आंसर में मिसिंग थे, इसलिए हो सकता है आधे 1 मार्क्स आपके कटे होंगे। लेकिन ओवरऑल इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है। ठीक है, अब आपका टास्क क्या है कि अबुझमाड़िया एक विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में पूछ दिया, और भी विशेष पिछड़ी जनजाति, उनका इस फॉर्मेट के हिसाब से आप कंटेंट रेडी कर लीजिए, आपके भविष्य की तैयारी होगी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हमारा बचा रह गया है जो 15 मार्क्स में आपको पूछा गया था। मॉडल आंसर एक बार आप देख लेना, आप सभी के पास में ये उपलब्ध हो गया होगा। वही चीजें इसमें लिखी हुई जो मैंने आपको ब्रीफ किया है।